चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बिट्टू सर के इस हिस्ट्री के क्लास में। क्लास 10 का हिस्ट्री चल रहा है। संडे के दिन है कि नहीं? आपको प्रेजेंट है? आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। बच्चे सब प्रेजेंट हैं। आगे देखिए, 5वां चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था, आजीविका एवं औद्योगिकरण का युग। यही ना चैप्टर का नाम? ये चैप्टर का नाम लिख देते हैं जिसका नाम क्या है? अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझिएगा। दिखाई दे रहा है कलर? अर्थव्यवस्था। इसी में आता है आपका आजीविका। क्या नाम है इसका? आजीविका, है ना? एवं औद्योगिकीकरण का युग। क्या चीज का युग? औद्योगिकीकरण का युग। औद्योगिकीकरण का युग। देखिए इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। औद्योगिकीकरण का युग सबसे ज्यादा, हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि उद्योगों का विकास सबसे ज्यादा किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। आप लोगों को पता था? इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। उद्योग बढ़ने से क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाएगा। अर्थव्यवस्था बढ़िया का मतलब क्या है? कि सभी लोगों को जीविका मिल जाएगा, है ना? आजीविका का साधन हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो निश्चित तौर पर ये सब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। क्या है? रिलेटेड है। आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं आगे, है ना? और समझते हैं हम लोग खूब बढ़िया से, प्रेम के साथ हम लोग समझते हैं क्या चीज? अर्थव्यवस्था, आजीविका एवं औद्योगिकीकरण के युग को, है ना? क्लास 10 का ये चैप्टर। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शुरू में उद्योग जो है वो कहाँ शुरू हुए थे, इस बात का नॉलेज होना चाहिए। किस देश में? तो यह सबसे पहले जो है, आखिर कोई देश दूसरे देश को जो आक्रमण कर करके कब्जा कर रहा था, किस लिए कर रहा था? उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए, कमाने के लिए। क्या चीज करने के लिए? कमाने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा माहिर था कौन? इंग्लैंड। सबसे ज्यादा माहिर कौन था? इंग्लैंड। तो औद्योगिकीकरण की शुरुआत अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस देश में सबसे पहले हुई, तो आपको बोलना है इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से, है ना? तो इस बात को देखिए ध्यान से कि औद्योगिकीकरण, है ना? औद्योगिकीकरण की शुरुआत, है ना? शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से। कहां से शुरू हुई है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड को ही हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन। कब हुई है? 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। कब हुई है? 18वीं शताब्दी में। अब देख लीजिए, यहाँ शताब्दी में होता है 100। शताब्दी में क्या होता है? 100। अब इसको मतलब समझ, 18वीं शताब्दी का मतलब क्या? 1700 से 1800। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या? 1800 से 1900, है ना? अभी कैसी शताब्दी चल रहा है? तो 21वीं चल रहा है। 21वीं शताब्दी बोले तो 2000 से लेकर के 2099 तक। देखिए 2100 आ जाएगा तो 22वीं शताब्दी हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो शताब्दी का मतलब समझ लिए। तो औद्योगिकीकरण कब से शुरू हुआ था? देखिए ध्यान से। औद्योगिकीकरण जो है, औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो हुई थी, है ना? औद्योगिकीकरण की जो शुरुआत हुई थी, तो इसमें औद्योगिकीकरण क्रांति हुई होगी। क्रांति का मतलब ये हो गया, औद्योगिक क्रांति का मतलब हो गया कि उद्योगों का विकास, उद्योगों में बढ़ावा, एक से एक फैक्ट्री का खुलना, यही क्रांति कहलाई। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? कि लड़ाई झगड़ा कर रहा था, नहीं। फसलों के उत्पादन में, है ना, आवश्यकता से अत्यधिक वृद्धि होना क्रांति है। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का मतलब क्या? उसमें लाठी गोली चला था उसमें। श्वेत क्रांति का मतलब क्या हो गया, है ना? दूध के उत्पादन में अतिशय वृद्धि को। उसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या? औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या? उद्योगों के मामले में बहुत ज्यादा बढ़ना। उद्योगों के मामले में क्या होना? बहुत ज्यादा बढ़ना। क्या कहलाया? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी। कब? 18वीं शताब्दी। और कहां? 19वीं शताब्दी के बीच में। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। समझ में आ रही है बात ना? 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में मतलब क्या चीज? तो 1760 से लेकर के 1760 ईस्वी से कब तक? 1840 ईस्वी तक। 1840 ईस्वी तक खूब उद्योग धंधे बढ़े, खूब उद्योग खुले हैं। समझ में आ गई बात ना? उस समय बहुत ज्यादा उद्योग खुले हैं, उसी को कहते हैं औद्योगिक क्रांति। यानी कि इस समय
औद्योगिकीकरण का युग था। किस समय? 1760 से लेकर के 1840 तक का जो युग था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? औद्योगिकीकरण का युग। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं औद्योगिकीकरण का युग। औद्योगिकीकरण का युग। तो औद्योगिकीकरण का युग से आप लोग क्या समझते हैं इसको समझिए ध्यान से। सिर्फ मेरी बात सुनते चलिए, समझते चलिए। औद्योगिकीकरण का युग का मतलब क्या हो गया? पहले हमारे यहाँ जो सामान बनता था वो किससे बनता था? हाथ से बनता था, हस्त निर्मित होते थे, है ना। जहां हम कपड़ा को बनाते थे हाथों से चरखा काट करके, वहां मशीन बहुत ज्यादा कपड़ा निकाल रहे थे, है कि नहीं। जिस कपड़ा को हम लोग 10 मिनट 15 मिनट में एक कपड़ा बनाते थे, मशीन उसी को 10 से 15 मिनट में 500-1000 कपड़े बना देते थे। यानी कि अब जो है से उद्योगों का युग आ गया था। तो वैसा युग जिसमें हस्त निर्मित कार्य जो है कम हो गए, हस्त निर्मित कार्य क्या हो गए? कम हो गए, तथा मशीन, फैक्ट्री, तकनीकी का विकास हो गया। उसी युग को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। आया समझ में? इस बात को लिख लीजिए, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि औद्योगिकीकरण का युग से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखिएगा? वैसा युग, ध्यान से समझिएगा, वैसा युग जिसमें, और नीचे से लिख देते हैं, वैसा युग जिसमें, है ना, वैसा युग जिसमें, है कि नहीं, हस्त निर्मित कार्य कम हुए। हस्त निर्मित कार्य क्या हो गए? कार्य कम हुए, है ना। हाथ से जो काम होता था वो कम होगा, है कि नहीं, कम हुए, तथा मशीन का युग बढ़ा, है ना। मशीन से यानी कि फैक्ट्री बोले तो तकनीकी, माने तकनीक, क्या चीज? तकनीक का विकास हो। तकनीक का क्या हो? विकास हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? उसको क्या चीज का युग कहते हैं? औद्योगिकीकरण का। औद्योगिकियों में सबसे पहला उद्योग क्या चीज का लगा? सबसे आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज का, है ना, उद्योग सबसे पहले लगा था। तो सबसे पहले देखिए कपड़ा का हमने नाम लिया। यहां पर भारत जो है, भारत में अंग्रेज क्यों आए थे? भारत में इसलिए अंग्रेज आए कि महाराष्ट्र में उन लोगों को कपास की खेती बहुत अच्छी मिल रही थी, और कपास की खेती मिलने से क्या हो रहा था? सूती कपड़े का विकास हो रहा था, है कि नहीं। सूती कपड़े उससे बनाए जाते थे। इंग्लैंड उससे पहले अमेरिका पर कब्जा किए हुए था। अमेरिका अब स्वतंत्र हो गया था, तो वह जमीन की तलाश में था कि कहां से हम लोगों को कपास मिले, और उसको सबसे अच्छा जगह कौन मिल गया था? महाराष्ट्र। इसीलिए भारत पर वह आक्रमण किया था, समझे कि नहीं। भारत पर कब्जा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, समझे कि नहीं। हालांकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी फिर हट गई थी और मैंने डायरेक्ट शासन हो गया था लंदन का। तो पढ़े किए हैं हम लोग, तो इस बात को समझिएगा। तो कपड़ा फैक्ट्री में भी किसका फैक्ट्री? सूती कपड़ा का फैक्ट्री सबसे पहले क्या हुआ? शुरू हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? शुरू हुआ। समझ में आ रही बात है? यानी कि सबसे पहले किसकी उद्योग शुरू हुआ? तो कपड़ा फैक्ट्री शुरू हुआ। कौन फैक्ट्री? कपड़ा फैक्ट्री। कपड़ा फैक्ट्री में भी कौन सा कपड़ा? सूती कपड़ा। समझ में आ रही बात है? सूती कपड़ा का फैक्ट्री शुरू हुआ, समझे कि नहीं। सूती कपड़ा का फैक्ट्री शुरू हुआ। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा मैंने उद्योग सबसे पहले विकास किया? तो कपड़ा फैक्ट्री सबसे पहले ये हुआ। अब देखिए, अब जो खेतिहर समाज था, कौन समाज? खेतिहर समाज बोले तो जितना भी किसान वगैरह इसमें आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, है ना। और वह क्या हो गया? खेतिहर समाज जो हो गया, अब यह चेंज कर रहा है किस समाज में? तो यह हो जाएगा औद्योगिकीकरण समाज में। किस समाज में? औद्योगिकीकरण समाज के रूप में वह बदल गया। अब स्थिति क्या हो गया
कि अब जब उद्योग धंधे बढ़ने लगे तो कृषि भी बढ़ने लगेगा। कृषि जब बढ़ेगा तो उसमें औद्योगिकरण कैसे बढ़ेगा? तो पहले जो कृषि होता था बैल से, हल से जोतते थे, अब वह बदल गया किसमें? ट्रैक्टर में, हार्वेस्टर आ गए, है ना। अब आदमी की आवश्यकता कम, मशीन बहुत जल्दी सब चीज काटने लगा। अभी आप देखिए ना, अभी आप जब गेहूं की कटाई आपके खेतों में होती है या आपके यहाँ धान की खेती होती है, तो जहां पे आपका मशीन जो है, जहां पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग निवारी बनाते थे, है ना, उसको हम लोग दमाही पर चढ़ाते थे, बैल चारों ओर घूमता था, अनाज के दानों को अलग करता था, ढेवरी बनता था, तब जाकर के हम लोग उसको, है ना, चावल की प्राप्ति करते थे। आज क्या है, आज खेत में ही जाइए, खेते में सब कट जाएगा, सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूरा अलगे हो जाएगा, सब धान अलगे हो जाएगा, थ्रेसर आएगा, सब काट के अलगे कर देगा, है कि नहीं। चावल वाला मशीन आएगा, दुहारी दुहारी घूमेगा, दरवाजे दरवाजे घूमेगा, घरे घर घूमेगा, और सब जगह जो है से आपको पैसा लेकर के क्या कर देगा, है ना, तुरंत भर में कई क्विंटल चावल बना करके छोड़ देगा, समझे कि नहीं। तो पहले हम लोग को क्या रहता, उसनाता था धान, और उसना करके जो है सम्मान में, है ना, हम लोग सभी लोग लगे रहते थे, तब जाकर के चावल की प्राप्ति होती थी। आज ऐसा कुछ है? तुरंत भर में तैयार हो जाता है सारा चीज। तो ये कौन सा युग हो गया? उद्योगों का युग हो गया। तो खेतीहर समाज जो थे अब किसमें बदल गए? औद्योगिकीकरण समाज में बदल गए। किसमें बदल गए? औद्योगिकीकरण समाज में। अब देखिए, जब ये औद्योगिकीकरण समाज में बदले तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि अब जो पहले खेती हल बैल से होता था, अब खेती किससे होने लगा है? ट्रैक्टर से, है ना, थ्रेसर से। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? ये सभी चीजों से होने लगी है, यानी कि अब जो क्या हो रहा है, बदल रहा है, समझे कि नहीं। और अब हम लोग जरा सा पढ़ेंगे आदि औद्योगिकीकरण युग। आदि औद्योगिकीकरण युग का मतलब हो जाता है कि औद्योगिकीकरण युग से पहले। आदि का मतलब क्या? पहले। तो आदि औद्योगिकीकरण युग का मतलब क्या हो गया? औद्योगिकीकरण के युग से ठीक पहले वाले युग को हम लोग क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकीकरण युग। समझे कि नहीं? जैसे अब समझ लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं आदि औद्योगिकीकरण युग। आदि औद्योगिकीकरण युग। आदि औद्योगिकीकरण युग किसे कहते हैं? तो औद्योगिकीकरण युग से औद्योगिकीकरण युग से ठीक पहले वाले युग को, ठीक पहले वाले युग को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, आदि औद्योगिकीकरण युग कहते हैं, है ना, कहते हैं। आया समझ में? आदि औद्योगिकीकरण युग कहते हैं। अब देख लीजिए इसमें यहाँ पे आदि औद्योगिकीकरण युग में क्या था? जब उसके बाद क्या हुआ? जनसंख्या काफी बढ़ गई। जनसंख्या क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब चीजों की मांग बढ़ गई। चीजों की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। और उन चीजों की मांग को पूर्ति करने के लिए अगर उद्योगों का विकास नहीं होता तो सभी लोगों तक भोजन भी नहीं पहुंच पाता। समझ में आ रही है बात ना? इसलिए हम लोगों के यहाँ उद्योगों का विकास बहुत जरूरी था। जगह कम हो रहे थे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो घर द्वार बनेगा, तो कृषि का भूमि क्या हो जाएगा? कमेगा। जब कृषि का भूमि कमेगा और हमको सबको, सभी आबादी को भोजन चाहिए, तब क्या होगा इस स्थिति में? अगर आपके उद्योगों का विकास करना बहुत जरूरी हो गया था। समझे कि नहीं? पहले तो आप देखिए कि बहुत खेत थे लेकिन उपज बहुत कम होती थी। आज खेत कम है लेकिन उपज क्या है? बढ़ी है। पहले जनसंख्या कम था तब भी सबको भोजन नहीं मिल रहा था। आज जनसंख्या बढ़ी भी है तो सबको भोजन उपलब्ध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कैसे हो रहा है? उद्योगों के विकास से। यानी कहने का मतलब है कि आदि औद्योगिकीकरण युग ये जो था, इसमें जनसंख्या क्या होगा? माने उद्योगों से पहले वाले युग में जनसंख्या काफी बढ़ गया। में जनसंख्या क्या हो गया? काफी बढ़ गया। जनसंख्या क्या हो गया? काफी बढ़ गया। अब जैसे ही जनसंख्या काफी बढ़ा होगा, मतलब चीजों की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब चीजों की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। चीजों की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। चीजों की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। अब लोग कहां जाने लगे? शहर का व्यापारी जो है, शहर का व्यापारी
है ना, शहर का व्यापारी मतलब बोले तो गांव का किसान प्लस रोजगार उसको मिलना शुरू हो गया, समझे कि नहीं। गांव में ही उसको क्या मिला, गांव का जो किसान है उस किसान को रोजगार शुरू हो गया उद्योगों के विकास से। कैसे हो गया सो समझ लीजिए, यानी खेती भी कर रहा था, पशु की देखभाल भी कर रहा था, साथ ही क्या हो गया उसको रोजगार भी मिल गया। रोजगार मिलने से क्या हो गया, उसका इनकम का साधन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो शहर का व्यापारी जो है से किधर भागने लगा, गांव के किसानों के ओर भागने लगा। कैसे, तो अब देखिए ध्यान से, अब जैसे ही औद्योगिकीकरण का युग शुरू हुआ, तो औद्योगिकीकरण के युग जैसे ही शुरू हुए तब मैंने उद्योग में कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए, कच्चा माल। जैसे आप देखिए गेहूं है, गेहूं से बिस्किट बनाया जाता है, हॉर्लिक्स वगैरह जौ से गेहूं से तैयार किया जाता है। तो ये घर तो बनेगा नहीं, बिस्किट घर में बनने का चीज है, हॉर्लिक्स वगैरह घर में बनने का चीज है, चावले से बहुत सारे चीज तैयार किए जाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जो धान या चावल हो गया, उन लोगों के लिए, व्यवसायियों के लिए वह क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। क्या हो गया, कच्चा माल। कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, देहात से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, देहात से। जैसे हम लोग कपास बो देंगे तो कपास से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के लिए तो वो अनर्गल चीज हो जाएगा, लेकिन वही कपास का इस्तेमाल करके धागा का निर्माण होगा। वह धागा से क्या बनेगा, कपड़ा का निर्माण होगा, जो हम नहीं बनाएंगे। सबकी एक प्रक्रिया है, हम सिर्फ कच्चा माल का उत्पादन कर सकते हैं। तो कच्चा माल की मांग अगर बढ़ेगी तो गांव के किसान खुशहाल होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आज चीनी मिल खुलने की बारी आ गई, देखिए तो चीनी मिल बिहार में जैसे खुलेगा तो क्या हो जाएगा, वो ईख का उत्पादन बढ़ जाएगा। और ईख का सबसे बड़ी गुण की क्या बात है कि एक बार लगेगा तो 3-3 बार काटिएगा, समझे कि नहीं। एक बार अगर ईख लगा देंगे तो 3-3 बार कटाएगा, तो भार कम, पैसा ज्यादा, मेहनत भी कम पड़ेगा। तो हम लोगों का किसान सुखी हो जाएगा, हाथ पर पैसा आने लगेगा, क्योंकि उसको ईख की मांग जब बढ़ेगी तो ईख की मांग पैदा करेगा, तो कम लागत में ज्यादा पैदावार बढ़ेगी, है ना। तो पैसा ज्यादा होगा किसानों के पास, वह कच्चा माल होगा, वह माल कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, जिससे क्या तैयार होगा, चीनी तैयार होगा। समझ में आ रही है बात है। तो इस तरह से जैसे ही उद्योगों का बढ़ने का मतलब क्या होता है, किसान भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी आप जो चावल देखते हैं तो चावल क्या होता है, आप तो खेत में से काट करके तुरंत बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं, पता चलता है कि कहाँ गया मेरा चावल से। वह चावल कई फैक्ट्रियों में जाता है, उससे बहुत अच्छे चीज बनाए जाते हैं। चावल से विदेशों में भी चावल भेजे जाती है, समझे कि नहीं। वहाँ डिमांड है उसका, खाने के अलावा भी इसका बहुत सारा यूज में आता है, समझे कि नहीं। आप इडली डोसा वगैरह सब खाते हैं, सब क्या चीज से बनता है, चावल से बनता है जी। बिस्किट वगैरह सब क्या चीज से बनता है, गेहूं से बनता है। हॉर्लिक्स वगैरह जो बनाते हैं क्या चीज से बनाते हैं, तो जवे और गेहूं से सबसे बनता है, उसका निर्माण होता है। पाव रोटी सबका इस्तेमाल मैंने क्या चीज से बनता है, यही सब चीज से बनता है। बहुत सारे चीजों में इसका उपयोग होता है। तो अब जो है शहर के व्यापारी जो है, शहर का व्यापारी भी किसको रोजगार दे रहा है, यह रोजगार दे रहा है गांव के किसान को। किसको, क्योंकि शहर के व्यापारी के पास मांग ज्यादा हो रहा है, उपलब्धता इसके पास कम है ना। तो वह किस पर डिपेंड हो जा रहा है, गांव पर। उसको रोजगार दे रहा है कि आप बनाओ, हम इसको इतना खर्चा देंगे। तो गांव का किसान भी क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। यानी कि गांव का किसान को क्या मिल गया, रोजगार। गांव के किसान को क्या मिल रहा है, रोजगार। गांव के किसान अब रोजगार मिल रहे हैं। अब इनके साथ हो क्या रहा है, तो ये किसानवा जो है ना खेती भी कर रहा है, पशु का भी पालन कर ले रहा है, पशुपालन कर ले रहा है। और प्लस में क्या चीज मिल जा रहा है, रोजगार भी इसको मिल गया। यानी कि इनकम का साधन भी क्या हो गया, इनकम का साधन भी क्या हो गया, बढ़ गया। इनकम का साधन क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या अब गांव भी सुखी होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित है कि सुखी होगा। अब देखिए, अब एक आता है ना बाड़ाबंदी व्यवस्था। अब पढ़ लेंगे हम लोग बाड़ाबंदी व्यवस्था। कितने बच्चों को पता है कि बाड़ाबंदी व्यवस्था क्या है, बाड़ाबंदी व्यवस्था। देखिए बाड़ाबंदी व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। बाड़ाबंदी व्यवस्था कहा जाता है ना, छोटे छोटे जमीन आप खरीद रहे हैं और आस-पास के जमीन को खरीद करके एक बहुत बड़ा प्लॉट बना लिए। क्या बना लिए, बहुत बड़ा प्लॉट बना लिए और प्लॉट को घेर घार कर दिए, एक फॉर्म बना लिए, उसी को कहते हैं बाड़ाबंदी। यानी कि गांव के जमींदार के द्वारा छोटे छोटे खेतीहर का,
छोटे छोटे खेतों को खरीद करके एक बड़ा फॉर्म का निर्माण करना क्या कहलाता है? बड़ा बंदी कहलाता है। क्या कहलाता है? बड़ा बंदी व्यवस्था कहलाता है। लिख देंगे गांव के जमींदार, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। गांव के जमींदार के द्वारा, है ना, छोटे छोटे, कैसे छोटे छोटे खेतों को खरीद कर छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़ा फॉर्म बनाना क्या कहलाता है? बड़ा फॉर्म बनाना, बड़ा बंदी व्यवस्था कहलाता है। बड़ा बंदी व्यवस्था कहलाता है। आ गया समझ में? बड़ा बंदी व्यवस्था कहलाता है। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो है उसके क्या कारण है? आखिर जो उद्योगों का शुरुआत हुआ उसके कारण होंगे ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है कि आए, तो आपको क्या लिखिएगा? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि औद्योगिकीकरण के शुरुआत का कारण क्या है? औद्योगिकीकरण के शुरुआत का कारण बताइए। शुरुआत का कारण क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आएगा भी, तो क्या लिखिएगा आंसर में? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। उद्योगों के विकास के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन कारण हो सकता है? पहला बताइए। तो हो सकता है कि नए अब मशीन का आविष्कार हो रहा था, तो नया मशीन का आविष्कार घर में रखने के लिए होगा, उद्योगों के लिए ही होगा, है कि नहीं? किसके लिए होगा? उद्योगों के लिए ही होगा। तो नया मशीन का आविष्कार होना एक कारण हो गया। नया मशीन का आविष्कार होना, क्या होना? आविष्कार होना। पहला कारण समझ में आया? पहला कारण ये लिखेंगे कि उद्योगों के बढ़ने का यह सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? फैक्ट्री का शुरुआत होना। क्या चीज का शुरुआत होना? फैक्ट्री का शुरुआत होना। फैक्ट्री का शुरुआत होना, ये भी उद्योग का बढ़ावा देना है, औद्योगिकरण की शुरुआत का कारण है। तीसरा क्या कारण हो सकता है? कोयला एवं लोहे का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, भंडार मिलना, है कि नहीं? तो कोयला, जैसे कोयला अगर बहुत पर्याप्त मात्रा में तब न फैक्ट्री चलेगा, और फैक्ट्री चलेगा तो उद्योग का विकास होगा। आखिर भैया फैक्ट्री को चलाने के लिए कोयला की जरूरत पड़ती है, तो यह कोयला का प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है। आप देखिए ना, आज के भी डेट में सबसे ज्यादा यूज किसका है? लोहा का है। सबसे ज्यादा यूज किसका है? लोहा। और हमारे देश में अगर लोहा ही नहीं होता तो फैक्ट्री, कोई भी तरह का फैक्ट्री चल पाता? आप देखिए हर जगह आपको लोहा मिल जाएगा। स्टैंड भी बना रहे हैं तो देखिए लोहा का बना हुआ है कि नहीं? आप देखिए पंखा वगैरह में भी सब लोहा का नट वगैरह का यूज कर रहे हैं, सब जगह तो लोहे का यूज हो रहा है। तो लोहा का भी मात्रा हम लोगों के यहाँ प्रचुर था, और कोयला भी प्रचुर मात्रा में था। तो कोयला एवं, है ना, कोयला एवं लोहा का प्रचुर भंडार मिलना, अगर ये मिला होगा तभी ना आदमी रोजगार के लिए, अधिक उद्योगों का विकास के लिए सोचा होगा। और क्या है? उद्योगों के विकास में, औद्योगिकीकरण की शुरुआत में और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो देखिए, सस्ता श्रमिक का उपलब्ध होना। मजदूर भी कैसे मिल रहे हैं? सस्ता श्रमिक का, क्योंकि उस समय फैक्ट्री था नहीं, लोगों को रोजगार चाहिए था और फैक्ट्री था नहीं। तो अब समझिए कि जहां पे फैक्ट्री, उद्योग धंधे कम थे और लोगों का रोजगार ज्यादा चाहिए था, तो वहां तो कम पैसा में श्रमिक मिल जाएगा जी। वहां कितना पैसा में मिल जाएगा? बहुत कम पैसा में मिलेगा। तो कम पैसा में मिलेगा तो उसको बोलेंगे सस्ता श्रमिक। क्या बोलेंगे? सस्ता श्रमिक। तो सस्ता श्रमिक का उपलब्ध होना, सस्ता श्रमिक का क्या होना? उपलब्ध होना, ये भी एक कारण है कि नहीं? इसके बाद पांचवा देख लीजिए, पांचवा और क्या हो सकता है? तो यातायात का सुविधा होना। क्या चीज होना? यातायात की सुविधा। अब जैसे सब जगह सड़कें धीरे धीरे बनने लगी, भाई माल जब बनेगा तो माल लाने के लिए भी
कच्चा माल लाने के लिए भी, और माल जब तैयार हो जाएगा तो उसको सही जगह पर बाजार में पहुंचाने के लिए सड़कें होना जरूरी है। सड़क का मतलब क्या है, सड़क पर क्या चलेगा, तो गाड़ियां चलेगी, परिवहन चलेंगे, तो वह भी होना जरूरी। एक फैक्ट्री लगा देने से बहुत चीजों का विकास होने लगता है, समझे कि नहीं। तो समझ लीजिए कि यातायात की क्या होने लगी, यातायात की सुविधा मिलने लगी। तो यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा का होना, यह भी इसका हो गया औद्योगिकरण की शुरुआत का कारण। और क्या हो गया, और हो गया कि औपनिवेशिक का उपलब्ध होना। क्या चीज का उपलब्ध होना, औपनिवेशिक। अब बताइए, औपनिवेशिक तो पढ़ाए हैं, औपनिवेशिक किसे कहते हैं, औपनिवेशिक का उपलब्ध होना, का उपलब्ध होना। अब देखिए, हम लोग पहले किसका औपनिवेशिक थे, इंग्लैंड का। हम लोग किसका औपनिवेशिक थे, इंग्लैंड का। औपनिवेशिक का उपलब्ध होना मतलब क्या है, औपनिवेशिक का मतलब होता है कि मजबूत देश के द्वारा, मजबूत देश के द्वारा, है ना, कमजोर देश पर कब्जा कर लेना, क्या कहलाता है, उपनिवेश। पहले भारत क्या था, उपनिवेश था, किसका, इंग्लैंड का। और अगर यह मिल गया इंग्लैंड को, तभी ना क्या किया, भारत से कच्चा माल ले जाता था, अब भारत में फिर ले आता। जैसे आलू की खेती हो गई, आलू की खेती हो गया, आप आलू को 2 रुपये बेच दिए, है कि नहीं, और उधर से चिप्स वगैरह बना दिया, क्या बना दिया, चिप्स बना दिया, कुरकुरे बना दिया, समझे कि नहीं, और उसको पैकेजिंग कर करके हम 50 रुपये बेच रहा है। तो हमारा ही चिकवा को क्या कर रहा है, बाजार में बेच रहा है, आज भी वही चीज हो रहा है। पानी को खाली फिल्टर करके बोतल में भर दिया, 20 रुपये का पानी हो गया, है कि नहीं। वही पानी हम खाली फिल्टर करके क्या कर दिया, बोतल में बेच दिया, तो 20 रुपया का 1 लीटर हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो ये सब क्या है, तो ये सब मतलब कहाँ बेचेगा, तो बाजार उसके लिए होना जरूरी है, यानी कि औपनिवेश का होना जरूरी है। आपका क्षेत्र बाजार के लिए होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो औपनिवेश का मतलब क्या हो गया, मजबूत देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा कर लेना, क्या कहलाता है, औपनिवेश। क्या कहलाता है, औपनिवेश, है कि नहीं, औपनिवेशिक कहलाता है। समझ में आ गई कि नहीं बात। तो ये हो गया। 7वां और क्या कारण था औद्योगिकरण की शुरुआत की, तो पूंजी का उपलब्ध होना। क्या चीज का उपलब्ध होना, पूंजी का उपलब्ध होना, ये भी एक कारण था, उपलब्ध होना। और क्या कारण हो सकते थे, तो और कारण हो सकते थे, जरा सा समझ लेंगे। जनसंख्या का बढ़ना, है कि नहीं, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या का बढ़ना भी क्या था, एक औद्योगिकरण की शुरुआत थी, एक औद्योगिकरण की शुरुआत थी। आगे समझ में। अब देख लीजिए, अब पढ़ लेते हैं जरा सा, अब स्थिति क्या हो गया। अब यहाँ पर समझिए, आदि औद्योगिकरण। आदि औद्योगिकरण में क्या था, यानी कि उद्योगों के शुरुआत से पहले। तो उद्योगों के शुरुआत से पहले क्या था, हमारे यहाँ सामान किस चीज से बनता था, हाथ से, है ना। आदि औद्योगिकरण में किससे सामान बनता था, हाथ से। हस्त निर्मित सामान होते थे, हाथ से बनते थे उस समय। तो भारत में, है ना, भारत में उस समय, यानी किस समय, आदि औद्योगिकरण के समय, माने उद्योगों के विकास से पहले भारत का व्यापार किससे होता था, तो यूरोप के बाजारों में जाता था। यहाँ से माल किसमें जाता था, यूरोप के बाजारों में। भारत व्यापार होता था किसमें, यूरोप के साथ में। तो यूरोप का व्यापार होता था, इसमें जो है से जो मार्ग होता था, उस मार्ग को, और ज्यादातर कपड़े का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था, कपड़े का। तो जो भारत और यूरोप के बीच में जो सड़कें थी, जो मार्ग बना था, इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग। रेशम को अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्क, और मार्ग को रूट, सिल्क रूट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिल्क रूट कहा करते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझे कि नहीं। कब, आदि औद्योगिकीकरण। आदि औद्योगिकीकरण का मतलब उद्योगों के विकास से पहले, समझे कि नहीं। तो आदि औद्योगिकीकरण, आदि औद्योगिकीकरण में क्या होता था, हाथ से सामान, किससे, हाथ से सामान बनता था, हाथ से सामान बनाना वाला सामान, समझे कि नहीं। हाथ से सामान क्या होता था, बनाना। हर उस युग के समय में क्या था, उस समय के समय में
समय भारत का व्यापार किससे हो रहा था? भारत व्यापार किससे कर रहा था? यूरोप से। किससे? यूरोप से। यूरोप बोले तो यूरोप महादेश में बहुत सारे फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड सब कहाँ था? अमेरिका कह रहे हैं, फ्रांस, रूस ये सब कहाँ था? ये सब यूरोपीय महादेश में। हम लोग किस महादेश में थे? एशिया महादेश में। भारत का व्यापार किससे? यूरोप से। यूरोप का व्यापार है ना, यूरोप का व्यापार होना, यूरोप का व्यापार होना मैंने होता था। यूरोप का व्यापार क्या होता था? होता था, है ना। अब इसे देखिए, इस मार्ग को हम लोग क्या कहते थे? इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग या इसी को बोलिए सिल्क रूट। सिल्क रूट कहा जाता था? सिल्क रूट कहा जाता था। आगे समझ में? यानी यह मार्ग क्या करता था? एशिया और यूरोप को जोड़ता था। यह मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ता था। एशिया और यूरोप को जोड़ता था। आ रहा है समझ में? यह किसको जोड़ता था? एशिया और यूरोप को जोड़ता था। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, ये जो औद्योगिकरण जो शब्द आया, ये किसी न किसी ने दिया होगा, कोई ना कोई तो पहले शब्द रखा होगा ना। तो औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया? औद्योगिक क्रांति शब्द, ये जो शब्द आया औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया? तो याद रखिएगा, इसका नाम था आर्नोल्ड। क्या नाम था? आर्नोल्ड। क्या नाम था इसका? आर्नोल्ड टी हनवी। क्या नाम था? टी हनवी। टी हनवी, आर्नोल्ड टी हनवी। क्या नाम था इसका? आर्नोल्ड टी हनवी, जिसने क्या दिया था? औद्योगिक क्रांति शब्द दिया था। समझ में आ गई कि नहीं बात? अब देखिए, अब मशीनें जो है से बनना शुरू किया था। उस समय क्या हो गया था? मशीन बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। सबसे पहले 1733 में, याद रखिएगा, सबसे पहले कब? 1733 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम था क्या चीज? जॉन केने। क्या नाम था? जॉन केने। है कि नहीं? क्या नाम था इसका? जॉन केने, है ना। फ्लाइंग शटर का निर्माण किया था। क्या चीज का निर्माण किया था? फ्लाइंग शटर का निर्माण। फ्लाइंग शटर का निर्माण, मशीन बनना शुरू हो रहा है। पहला क्या चीज था? फ्लाइंग शटर का निर्माण। और यह जो है ना, यह जो वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम यह मशीन जो बनाया है ना, यह इंग्लैंड का था। कहां का था? इंग्लैंड का। भैया सबसे पहले जो है उद्योग धंधा कहां शुरू हुआ? इंग्लैंड में। तो यह व्यक्ति भी कहां का होगा? इंग्लैंड का होगा। इंग्लैंड के किस शहर का था? तो उस शहर का नाम था लंकाशायर। क्या नाम था? लंकाशायर। ये मत समझ लीजिए कि लंका कह दिए तो अब श्रीलंका चल जाइएगा। लंकाशायर वहां पे कोई शहर होगा, है ना, इंग्लैंड में। उसी शहर का ही क्या था? रहने वाला था। लंकाशायर का रहने वाला था। तो पहला मशीन बन गया। दूसरा जो मशीन बना, ये कब बना? तो दूसरा मशीन बना 1765 ईस्वी में। कब बना? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में किसके द्वारा बना, है ना? तो नाम याद रखिएगा, जेम्स, है ना। क्या नाम था? जेम्स हार्वी गिब्स। क्या नाम था? हार्वी गिब्स। जेम्स हार्वी गिब्स, है ना। जेम्स हार्वी गिब्स इसने बनाया था। इसका जो मशीन था, उस मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी। कौन सा मशीन? स्पिनिंग जेनी। अब स्पिनिंग जेनी का निर्माण इसने किया था। सर क्या चीज का मशीन था? स्पिनिंग जेनी जो था, यह क्या करता था? तो देखिए, यह क्या करता था कि जो सूत है, जो धागा है
है ना, वह काटने वाला मशीन था, सूत काटने वाला मशीन था, समझे कि नहीं। चरखा से हम लोग क्या करते थे, सूत काटते थे, है कि नहीं, रस बने धागा निकालते थे, पतला करते थे कपास को, है कि नहीं, रेशम को पतला करते थे। तो इसके लिए मशीन था, है ना, सूता काटने वाला मशीन, सूत काटने वाला मशीन, सूत काटने वाला मशीन, इसका निर्माण किया था। या उद्योग जब बढ़ने लगेंगे तो ये सब मशीनें आना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1769 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में इसका लेटेस्ट वर्जन आया। जैसे मोबाइल में नहीं देखते हैं लेटेस्ट वर्जन आता था, पहले नोकिया से बात करने के लिए था, फिर हुआ कि ना टीवीओ चलेगा, फिर हुआ कि ना रेडियो भी चलेगा, फिर क्या हुआ कि ना और तनी बड़ा बढ़िया स्क्रीन हो गया, और लेटेस्ट मॉडल होते होते आज देखिए क्या स्थिति हो, है कि नहीं। अब मोबाइल बात करने के लिए कम और लैपटॉप हो गया, समझे कि नहीं। तो क्या हो गया, उसका क्या अभी हम बोले वर्जन क्या हो गया, एकदम न्यू हो गया। तो इसी का वर्जन अब न्यू हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो 1769 ईस्वी में किसने, तो यहाँ पे था रिचर्ड आर्कलाइट, क्या नाम था उसका, रिचर्ड आर्कलाइट, क्या नाम था, रिचर्ड, है ना, क्या नाम बताया, रिचर्ड आर्कलाइट। तो रिचर्ड आर्कलाइट ने क्या किया, तो इसने बाहरी फ्रेम, है ना, बाहर फ्रेम का निर्माण किया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम, है ना, स्पिनिंग फ्रेम का क्या हुआ, निर्माण हुआ, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि लेटेस्ट स्पिनिंग जेनी का निर्माण किया, लेटेस्ट स्पिनिंग जेनी का निर्माण किया, आया समझ में, अब निर्माण किया इसने। यानी कि सूत काटने वाला जो मशीन था वह लेटेस्ट टाइप का हो गया, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत साफ सुथरा काटने वाला निकला, है कि नहीं। अब इसके बाद 1769 के बाद 1814 ईस्वी में, ध्यान से समझिएगा, 1814 ईस्वी में, है कि नहीं, आपको बताना होगा कि कोयला खाद्यान्न का निर्माण हुआ, क्या चीज का, कोयला खाद्यान्न का निर्माण भारत में मिला। कोयला खाद्यान्न का निर्माण कहां प्राप्त हुआ, ये भारत में, भारत में कहां मिला, भारत में, समझे कि नहीं समझे। और 1815 में, कब, 1815 ईस्वी में, भाई कोयला के खाद्यान्न के नीचे में काम करना पड़ता था मजदूरों को, तो जब काम करना पड़ता था तो वहां गैस होता था मीथेन, जिसकी वजह से जहरीला गैस था। बहुत सारे आदमी कोयला के खदानों में क्या हो जाते थे, उस गैस की वजह से मर जाते थे कोयला खनन करने की क्रिया में, समझे कि नहीं। तब क्या हुआ कि 1815 में वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हम्फ्री डेवी, नाम सुने ही होंगे, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। क्या चीज का आविष्कार किया, सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप क्या होता था कि ये माथे पर लैंप लग जाता था, जिसको कोयला के खदान में अंदर जाने के बाद रोशनी भी मिलती थी, और यह जहरीली गैस को बाहर भी करता था। क्या करता था, जहरीली गैस को बाहर भी करता था, जहरीली गैस को क्या करता था, बाहर भी, गैस को बाहर भी करता था। और यही नहीं, कभी कभी होता था क्या चीज कि इन गैसों की वजह से कोयला के खदान के अंदर में आग लग जाती थी, तो आदमी झुलस तो जाएगा जी। आदमी देखिए ना धनबाद में क्या है, एकदम धरती के अंदर में आग लगा हुआ है, समझे कि नहीं। तो होता था क्या, ये जहरीली गैसें जो थी तो ये सब मिलकर के क्या लगा थी, आग लग जाती थी। तो इससे सुरक्षा करता था कौन, सेफ्टी लैंप, जिसका निर्माण किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। आ रहा है समझ में। 1814 में ही आपको याद होना चाहिए, 1814 ईस्वी में ही क्या हुआ था, जॉर्ज स्टीफेंसन, क्या नाम था, जॉर्ज स्टीफेंसन, स्टीफेंसन के द्वारा, है ना, आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा वाष्प स्वचालित इंजन का निर्माण हुआ था।
पढ़े भी होंगे जीके की किताब में, है कि नहीं, विज्ञान की किताब में क्या हुआ था, वाष्प से चलने वाला, स्वचालित अपने से चलने वाला, है ना, जो कैसे चलता है, वाष्प से और खुद ब खुद चलता है, इंजन का निर्माण हुआ था। इंजन का निर्माण हुआ था, किसने किया था वह निर्माण, तो 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। क्लियर हो गया? यस सर। अब देख लीजिए 1768 ईस्वी में भी एक और चीज का निर्माण हुआ था, ध्यान से समझिएगा। 1768 ईस्वी में भी, है ना, 68 या 63 में, 63 लिखिए, 1763 में सबसे पहले, पूरा क्लियर नहीं है, 1768 ले लेते हैं, जो होगा सब समझ लीजिएगा। 63 या 68 समझे कि नहीं, ईस्वी में नहीं, 1768 में याद रखिएगा, 1768 में। आइए 1814 में वाष्प स्वचालित इंजन थे। अब 1768 ईस्वी में याद रखिएगा कि जेम्स वाट जो थे वैज्ञानिक, जेम्स वाट ने क्या किया था, है ना, भाप इंजन का आविष्कार किया था। हाँ ठीक बता रहे हैं आप लोग, भाप इंजन का आविष्कार किया था, भाप इंजन का निर्माण हुआ था या आविष्कार हुआ था, भाप इंजन का आविष्कार हुआ था, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए इसके बाद, है ना, बेसेमर नामक वैज्ञानिक ने, याद रखिएगा, बेसेमर नामक वैज्ञानिक ने, है ना, देखिए लोहा को क्या किया था, कठोर बनाने के लिए, लोहा के कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाने का प्रयास किया था, है ना। जैसे आप देखिएगा लोहा वगैरह भी जब गल जाता है तो उसको कठोर बनाना पड़ेगा ना, कठोर बनेगा तब ना कांटी बनेगा, तब लोहे का सामान बनेगा, डंपर बनेगा, गाड़ियां बनेंगी, लोहे से तो सब गाड़ी बन रहा है, उसका चेचिस बनेगा, पत्ती बनेगा, सारा चीज क्या चीज से बनेगा, जब लोहा खड़ा होगा। तो बेसेमर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लोहा को कठोर बनाने के लिए, लोहा को कठोर बनाने के लिए, है ना, क्या चीज करने के लिए, कठोर बनाने की प्रक्रिया बताई, बनाने की प्रक्रिया बताई। जैसे आज भी देखिए ना, जैसे सोना, सोना द्रवित अवस्था में है, उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम मिला करके ही आभूषण का निर्माण करते हैं। ऐसे आभूषण का निर्माण सोने से नहीं हो सकता जब तक उसमें मिलावट नहीं होगी। उसी प्रकार से लोहा का कठोर जो होना और कठोर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, तो लोहा में हम लोग क्या मिला देते हैं, कार्बन। यह किसने बताया था, बेसेमर ने बताया था। और इसके बाद था अब्राहिम डेवी, क्या नाम था, अब्राहिम डेवी, है कि नहीं, अब्राहिम डेवी, हम्फ्री डेवी यहाँ, ये है अब्राहिम डेवी। अब्राहिम डेवी ने लोहे के को गलाने की प्रक्रिया को खोजा, या लोहा गलेगा तभी ना उसका हर तरह का साइज बना सकते हैं, हर चीज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, लोहे को गलाने की प्रक्रिया की खोज, लोहे के गलाने की प्रक्रिया का खोज किया, प्रक्रिया की खोज किया। अब आ रहा है समझ में? यही सब बात हम लोगों को ज्यादातर इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, औद्योगिकीकरण जो है हुआ तो उसका कुछ न कुछ परिणाम होगा, तो उसका कुछ परिणाम को पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब पढ़ लेते हैं औद्योगिकीकरण का परिणाम। औद्योगिकीकरण का परिणाम, तो अब हम लोग परिणाम के बारे में जान लेंगे। औद्योगिकीकरण के परिणाम को पढ़ लेते हैं। पहला परिणाम क्या हुआ, जब उद्योगों का विकास हुआ तो इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो देखिए उद्योग, कल कारखाना इत्यादि का विकास शुरू हो गया, है कि नहीं। क्या क्या चीज हुआ, उद्योग बोले तो क्या चीज, कल कारखाना, है ना, कल कारखाना। इसका क्या हुआ, विकास, इसका क्या होने लगा, विकास। दूसरी बात समझ लीजिए, और क्या हो गया, तो दूसरा हो गया कि इससे नगर का विकास हुआ, है ना। औद्योगिकीकरण से क्या हो गया, इससे नगर का विकास हुआ, नगर का विकास हुआ। नगर बोले तो शहर का, क्योंकि शहर में ही जैसे उद्योग कहाँ लगेगा, शहर में ही लगेगा, है कि नहीं। या जहां पर उद्योग लगेगा आसपास में लोग बसना शुरू हो जाएंगे, मार्केट जैसा हो जाएगा तो नगर बन जाएगा, तो इससे नगर का विकास हुआ। और क्या हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ,
तो इससे कुटीर उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए। क्या हो गए, समाप्त। कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। छोटा छोटा जो है इससे कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। कुटीर उद्योग क्या होने लगे, समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। और क्या चीज हुआ, आज देखिए ना, जेसीबी एक ऐसा मशीन है जो कि बहुत सारे कामों को अकेले कर देता है कि नहीं। कई एक मजदूर मिलकर के उतनी मट्टी नहीं काट सकते हैं, उतना घर नहीं तोड़ सकते हैं, उतना बिल्डिंग नहीं निर्माण कर सकते, उतना पुल का निर्माण नहीं कर सकते, जो अकेले ही कर लेता है ये, है कि नहीं। तो ये बहुत सारा काम कर, आपको है ना यहाँ जी। इससे कुटीर उद्योग समाप्त हो गया। और क्या हो गया, अब इससे समझिए पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। क्या हो गया, जिसके पास पूंजी थी वह उद्योग धंधा में बढ़ने लगा, तो पूंजीपति का क्या होने लगा, विकास। पूंजीपति का क्या हुआ, विकास होने लगा। आ रहा समझ में, पूंजीपति का क्या होने लगा, विकास होने लगा। और क्या औद्योगिकरण में परिणाम हुए, तो इससे श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। श्रमिक बने काम करने वाले, उद्योग में आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, आदमी चाहिए तो उसको रोजगार चाहिए कि नहीं, तो रोजगार का भी विकास हुआ, श्रमिकों का भी विकास हुआ। तो इससे श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, इससे श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। श्रमिक वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ। और क्या फायदा हुआ इससे परिणाम में, तो इसका परिणाम यह हुआ कि बुजुर्गुआ वर्ग, कौन सा वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, है ना, वर्ग। इसको बुजुर्गा वर्ग किसको कहते हैं, जो अमीरों से कम और श्रमिकों से ऊपर, यानी कि बीच वाले, समझे कि नहीं, जो मजदूर भी नहीं है और अमीर भी नहीं है, उसके अंतर्गत में नौकरी करने वाले लोग आ जाएंगे, है ना, हर छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोग आ जाएंगे, है ना। तो बुजुर्गुआ वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ, का उदय हुआ। अब इससे पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा, अमीर वर्ग से नीचे, अमीर वर्ग से नीचे और श्रमिक वर्ग से ऊपर, श्रमिक वर्ग से ऊपर, इन लोगों का भी क्या हो गया, विकास हुआ, उदय हुआ। अब इससे क्या हो गया, औद्योगिकीकरण का क्या परिणाम हुए, तो इससे औपनिवेशिक का होड़ लगने लगा, है ना, होड़ लग गया, औपनिवेश का होड़ लग गया। मैंने व्यापार करने के लिए, उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए, दूसरे देश पर कब्जा होने का या दूसरे क्षेत्र पर कब्जा होने का जो है ना, मजबूत देश द्वारा जो ये है वो ज्यादा होने लगा, होड़ लग गया उसका, ज्यादा क्षेत्र को कब्जा करने लगे लोग, है ना, ताकि मेरा उद्योग धंधा क्या हो सके, बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए, व्यापार मेरा बढ़ जाए। तो इससे क्या हो गया, तो इससे औपनिवेशिक, इससे क्या चीज, औपनिवेशिक का होड़ लग गया, होड़ लग गया। सब कुछ चाह रहा था मजबूत देश के, हम दूसरे देश पर कब्जा कर ले, दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर ले और वहां पर उद्योग धंधा मेरा बढ़ने लगे। क्या, काहे के लिए, कच्चा माल की प्राप्ति के लिए। क्या, काहे के लिए, कच्चा माल के लिए, कच्चा माल के लिए, कच्चा माल के लिए भी और व्यापार के लिए भी, व्यापार के लिए भी। समझ में आ गई कि नहीं। इसलिए इंग्लैंड क्या चाह रहा था, भारत ने क्या किया था, यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, यहाँ से आलू ले जाता था, वहां से चिप्स बेचता था, यहाँ से कपास ले जाता था, वहां से कपड़ा बेचता था, समझे कि नहीं। तो इसलिए भी उसको जगह चाहिए था, तो वो मिला। इससे औपनिवेशिक में क्या लग गया, होड़ लग गया, मैंने कब्जा करने का होड़ लग गया। अब देखिए असलम क्षेत्र का उदय हुआ। क्या, कौन सा क्षेत्र का, असलम क्षेत्र का उदय हुआ, असलम क्षेत्र का उदय हुआ। असलम क्षेत्र का उदय का मतलब क्या हो गया, गांव के लोग जब काम करने के लिए शहर जाते हैं, बात समझे कि नहीं, गांव के लोग जब काम करने के लिए कहां जाते हैं, शहर जाते हैं, तो वे कहां रहते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी बना बना करके, है ना, जहां पे कल कारखाना है ना उसी के आसपास में क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना करके रखते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप जाइएगा अभी भी ना, तो असलम क्षेत्र बहुत ज्यादा मिलेगा, एकदम झुग्गी झोपड़ी वाला, जहाँ टीना का, करकट का, है ना, झोपड़ी का, खपड़ा का जो है से मैंने टेम्पोररी घर बना लिया, उसी में रहना होना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो उस क्षेत्र को बोलते हैं कौन सा क्षेत्र, असलम क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको, असलम क्षेत्र, है ना। तो असलम क्षेत्र समझ में आ गया ना, लिख दे, भुला जाइएगा, लिख देते हैं। गांव के लोग है ना, जब शहर में
काम करने जाते हैं तो रहने के लिए है ना झुग्गी झोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं, झुग्गी झोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं, झोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही असलम क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, असलम क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो गए? यस सर। अब देख लीजिए, इससे क्या हो गया, साम्राज्यवाद का विस्तार होने लगा। क्या होने लगा, साम्राज्यवाद का विस्तार। लोग, हर देश चाहता था, हर राजा चाहता था कि हमारा बिजनेस बढ़े, पैसे की आमदनी बढ़े, इसके लिए हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, है ना। तो साम्राज्यवाद का क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। काहे होने लगा, क्योंकि उद्योगों का विकास हो रहा था, यानी कि यह औद्योगिकीकरण का परिणाम था। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए ध्यान से, 1832 में, कब, 1832 ईस्वी में क्या हुआ, मजदूर की स्थिति में सुधार हुआ। मजदूर की स्थिति में क्या हुआ, सुधार। और उनके सुधार के लिए कानून भी बने, जिसको कहा जाता है ना, मजदूर की स्थिति में सुधार के लिए कानून बने, जिसको कहा जाता है ना, सुधार अधिनियम कानून, है ना। 1832 में मजदूर की स्थिति में सुधार के लिए क्या बना, कानून बना। क्या बना, कानून बना, है कि नहीं। उनकी मजदूरी के लिए भी क्या हो गया, कानून बना कि आपको है ना इतना पैसा रुपया देना है कि नहीं, इससे कम में आप नहीं खटवा सकते हैं। तो ये बना 1832 में। 1838 में देखिए क्या हुआ, 1838 ईस्वी में स्थिति हुई कि इंग्लैंड के लंदन में, कहा, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन। श्रमिक वर्ग के द्वारा, चूंकि होता था क्या चीज कि मजदूर और उद्योग के मालिकों के द्वारा है ना श्रमिकों पर कड़ी है ना बर्ताव बनाया जाता था, यानी कि उसको बहुत ज्यादा खटाया जाता था, रुपये पैसे कम दिए जाते थे। तो श्रमिक वर्ग के द्वारा क्या होता है, आंदोलन। कब, 1838 ईस्वी में। कब, 1838 ईस्वी में। इस आंदोलन को ही कहा जाता, क्योंकि देखिए उद्योग कहाँ पढ़ रहे थे, इंग्लैंड में, तो भैया आंदोलन कहाँ होगा, इंग्लैंड में। उस आंदोलन को हम लोग बोले थे चार्टिस्ट आंदोलन। कौन सा आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन। तो याद रखिएगा, तो श्रमिक वर्ग के द्वारा, श्रमिक वर्ग के द्वारा क्या हुआ, आंदोलन। आंदोलन कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के किस जगह में, लंदन में, है ना। इसको हम लोग कौन सा आंदोलन हम कहेंगे, चार्टिस्ट आंदोलन। कौन सा आंदोलन, चार्टिस्ट आंदोलन। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको लिखवा दिए चार्टिस्ट आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए 1918 में पहली बार, 1918 ईस्वी में पहली बार ऐसा हो रहा था जहां महिला एवं पुरुष को मताधिकार का अधिकार मिला, है ना। मत का अधिकार मिले, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। पहले इंग्लैंड में क्या था, पुरुषों को सिर्फ वोट देने का अधिकार था, महिला वोट नहीं देती थी। लेकिन अब क्या हो गया, 1918 ईस्वी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि लंदन में, लंदन बोले तो इंग्लैंड में, कहा, लंदन में सभी वयस्क महिला एवं पुरुष, सभी वयस्क महिला एवं पुरुष, महिला एवं पुरुष को मताधिकार का, है कि नहीं, मताधिकार का अधिकार मिला। अधिकार मिला, यानी कि पुरुषों को भी था पहले से, और अब इस बार किसको मिला है, महिला को भी मिला है। समझे कि नहीं? पहले सिर्फ पुरुष ही वोट देते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट अब जो है VVI क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में, है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का निर्माण हुआ। 1919 ईस्वी में क्या हुआ, आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन कब बना, तो 1919 ईस्वी में।
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। कौन संगठन? श्रमिक संगठन का निर्माण किया। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए 1881 ईस्वी में, कब? 1881 ईस्वी में मजदूर श्रमिकों के लिए नियम बना। क्या बना? नियम। क्या नियम बना? कि 60 वर्ष से, कितना वर्ष से? 60 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, है ना? फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। 1881 ईस्वी में यह नियम बना, है कि नहीं? मजदूर में क्या नियम बना? कि 60 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। और इसी श्रमिक अधिवेशन के द्वारा, इसी श्रमिक संगठन के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चा और महिला के लिए यह नियम बना कि वो जो काम करेंगे उनका समय निश्चित होगा। उनका समय क्या होगा? निश्चित होगा। बहुत देर तक काम नहीं कर पाएंगे। समझे कि नहीं? यह नियम कब आया? 1881 में। कौन कौन नियम आया? तो पहला नियम आया मजदूर श्रमिक के लिए। किसके लिए आया? मजदूर बोले या श्रमिक के लिए। क्या नियम आया? 60 वर्ष से छोटे बच्चे है ना, उद्योगों में काम नहीं करेंगे। उद्योगों में काम नहीं करेंगे। और क्या नियम आया? 1881 में ही नियम क्या आ गया? कि 12 वर्ष से कम आयु के, 12 वर्ष से कम आयु के, है ना, बच्चा एवं महिला, बच्चा एवं महिला काम करेंगे। उनको काम रोका नहीं जाएगा, काम वो करेंगे। उसके लिए निश्चित समय होगा। महिला के लिए, है ना, काम का समय निश्चित होगा। काम का समय निश्चित होगा। ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं मैंने मालिक, निश्चित होगा। पहले क्या था? अनपेड काम दिया जाता था, तो ये कानून बना था। अब देख लीजिए 1920 में, कब? 1920 में। देखिए याद रखिएगा, भारत में, कहा? भारत में 1920 ईस्वी में भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, है कि नहीं? कांग्रेस क्या बना था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगर शॉर्ट में कहें तो क्या हो जाएगा? ऑल, ए इंडिया, आई, ट्रेड द टी, यूनियन द यू, और कांग्रेस द सी, AITUC की स्थापना हुआ। की स्थापना हुआ, है ना? ये जो स्थापना हुआ, यह किसके लिए बना? तो मजदूर और श्रमिक के लिए। किसके लिए बना? मजदूर और श्रमिक के लिए। मजदूर और श्रमिक के लिए यह यूनियन बना, श्रमिक के लिए यह यूनियन बना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पढ़ाए थे। भारत में जब भारत का क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, तो उसमें लाला लाजपत का नाम, राय का नाम हमने दिया था, है ना? लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये बना था। अब देख लीजिए 1942 ईस्वी में, ये सब याद रखना है आप लोगों को। ये सब क्वेश्चन आते हैं, समझे कि नहीं? जितना भी क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1942 ईस्वी में, या कह सकते हैं 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कानून बना था भारत में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून बना था। इससे कम आप मजदूरी दे ही नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं? कम से कम मजदूर का इतना वेतन होना ही चाहिए, ये बात बना था, समझे कि नहीं? और 1962 ईस्वी में, कब? 1962
1962 ईस्वी में। और क्या हुआ था 1962 ईस्वी में? तो 1962 ईस्वी में देखिए राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम क्या बना? राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम। राष्ट्रीय श्रमिक अधिनियम। देखिए हम श्रमिकों पर काहे बात कर रहे हैं? चूंकि भैया उद्योगों को चलाने के लिए श्रमिकों की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए सारे के सारे कानून श्रमिकों के लिए ही होंगे, मजदूरों के लिए ही होंगे, है कि नहीं? चूंकि यहाँ पर उद्योगों का जैसे ही विकास हुआ, मतलब सीधी सी बात थी कि वहां पर मजदूरों को मालिकों के द्वारा तंग किया जाना सुनिश्चित था, समझे कि नहीं? तो इसलिए मजदूरों को तंग न करें, इसके लिए ये सब कानून आ रहे थे, समझे कि नहीं? अब हम लोग ध्यान से समझेंगे भारत में उद्योग का विकास। अब क्या पढ़ लेते हैं? भारत में उद्योग का विकास। भारत में उद्योग का विकास पढ़ लीजिए ध्यान से। भारत में उद्योग का विकास ध्यान से समझिएगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो क्या चीज का? सूती कपड़ा का मिल खुला होगा निश्चित तरीके से, उस समय सूती का कपड़ा का व्यापार होता था। तो हमारे यहाँ जो विकास हुआ 1954 में, आजादी के बाद। कब? 1954 में। क्या चीज की स्थापना हुई? सूती कपड़ा मिल की, सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई, मिल की स्थापना हुई। समझ में आ रही है बात? कब? 1954 में। कहां पर हुई थी? उस समय बंबई था, बंबई में। कहां में? बंबई में। अब हो गया मुंबई। कहां हो गया? मुंबई। स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था, उस व्यक्ति का नाम जान लीजिए, किसने स्थापना किया था इसके बारे में समझेंगे। तो कावासाकी, क्या नाम था? कावासाकी नानाजी दाभर। कावासाकी नानाजी दाभर। दाभर दाभर क्या नाम था? है ना, दाभर। समझे कि नहीं? इससे पहले 1951 में भी खुला था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। समझे कि नहीं? 1951 में भी खुला था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। और इससे पहले 1814 में भी देख लीजिए जरा सा एक बार। 1814 में कोयला खाद्यान्न से कोयला निकाला गया था। कहां पे? सबसे पहले कोयला कहां निकाला गया था? याद रखिएगा, सबसे पहले कोयला निकाला गया था पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। कब? 1814 में। कोयला खाद्यान्न से क्या निकाला गया? कोयला। कोयला खाद्यान्न से क्या निकाला गया? कोयला, है ना? कोयला निकाला गया। निकालने की निकाला कब? 1814 में। क्या हुआ? अभी बोल दीजिए, है ना? निकाला गया, है कि नहीं? आप लोग भी पढ़ाते रहे, 9th वाला भी पढ़ाते रहे, बोल दीजिए बस 10 मिनट में। कोयला खाद्यान्न से कोयला निकाला गया कब? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। अब देख लीजिए 10 मिनट और बोल दीजिए ना अभी। इसके बाद है 1917 में। कब? 1917 में। 1917 में। 1917 में देखिए सेठ हुकुमचंद, बोलिए सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद नाम क्या था इसका? सेठ हुकुमचंद। तो सेठ हुकुमचंद ने सर्वप्रथम कलकत्ता में जूट के मिल की स्थापना की। सर्वप्रथम कहां पे? कलकत्ता में जूट, है ना? क्या चीज का? जूट का। जूट मिल की स्थापना की। जूट मिल की स्थापना। जूट का बड़ा समझते हैं ना? अरे जे जड़वा के दिनों में जानवरवा को नहाते हैं, जो गुड़वा से सूती बोरा जिसको कहते हैं, है ना? यहाँ एमडीएम का जो चावल आता है, लेकिन सूती बोरा में आता है। जूट मिल की स्थापना हुआ 1907 ईस्वी में। याद रखिएगा कब? 1907 ईस्वी में टाटा एंड आयरन स्टील, टाटा एंड लोहा आयरन स्टील
की स्थापना हुई। क्या चीज की स्थापना हुई? टाटा एंड आयरन स्टील की स्थापना हुई है ना। स्टील कंपनी लिमिटेड कर दीजिए, कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई, लिमिटेड की स्थापना हुई। समझ में आ रही बात है? इसकी स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना किया जमशेदजी टाटा ने। किसने? जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने किया। कहां किया था? झारखंड में, जमशेदपुर में। इन्हीं के नाम से क्या हो गया? जमशेदपुर, या उसी को बोलते हैं टाटा। बाय बाय, है ना, टाटा बोलते हैं। हम लोग जाते हैं ना टाटा, को से गाड़ी खुलती है ना टाटा जाने की, है कि नहीं? तो ये हुआ। अब आइए, भारत में आयरन स्टील जो उद्योग है, आयरन एंड स्टील उद्योग है, ये कंपनी और कहां खुली? जरा सा एक जगह देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक दे देते हैं आयरन एंड स्टील कंपनी। तो जमशेदपुर में तो खुला ही, इसके अलावा और कहां खुला? तो और खुला दुर्गापुर में। कहां खुला? दुर्गापुर में। अच्छा, दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। सब जगहों के नाम हमको बताना पड़ता है। कहां है दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल में। और जब ये कंपनी खुली थी तो सहयोग किसने किया था? इंग्लैंड ने। सहयोग किसने किया था? इंग्लैंड ने। इस कंपनी को खुलने के लिए सहयोग किसने किया था? इंग्लैंड ने किया था। समझ में आ रही है बात है? इसके बाद एक नाम सुने होंगे भिलाई। भिलाई में भी आयरन एंड स्टील कंपनी है। आयरन एंड स्टील कंपनी कहां? भिलाई। तो भिलाई कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। इसका सहयोग हमको किसने दिया था? तो सहयोग किया था रूस ने। किसने किया था इसको खोलने के लिए? रूस ने। आयरन एंड स्टील कंपनी है आपको राउरकेला में। कहां है? राउरकेला में। राउरकेला कहां पड़ता है बताइए तो? उड़ीसा में। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। इसका भी सहयोग खोलने के लिए कौन किया था? कौन? इसको रूस किया था, जर्मनी किया था। कौन किया था? जर्मनी। जर्मनी किया था इसको, ठीक है ना? हाँ ना। बोकारो में जो खुला था ना आयरन एंड स्टील, देखिए आयरन सब में जोड़ दीजिएगा। आयरन एंड स्टील कंपनी जो अब बोकारो में खुलेगा। कहां खुलेगा? बोकारो में। बोकारो अभी कहां है? झारखंड में। कहां है? झारखंड में। इसका सहयोग किया था कौन? रूस ने। इसका सहयोग किसने किया था? रूस ने। अब देख लीजिए, आयरन एंड स्टील कंपनी है विश्वेश्वरैया में। कहां है? विश्वेश्वरैया में। याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया में। विश्वेश्वरैया कहां पड़ता है? तो कर्नाटक के भद्रावती जिले में है। कर्नाटक में है। कर्नाटक कहां? भद्रावती जिले में। भद्रावती जिले में है। समझ में आ रही है बात ना? तो वहां था। अब देखिए, आयरन एंड स्टील कंपनी है विजयनगर में भी। कहां है? विजयनगर में है। तो विजयनगर में भी है आयरन एंड स्टील कंपनी। तो विजयनगर कहां पे पड़ेगा? कर्नाटक में। कहां पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। याद रखिएगा ये सब चीज। अब देख लीजिए, एक और है आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां? सलेम में। कहां है? सलेम में। सलेम कहां है? तमिलनाडु में है। सलेम कहां है? तमिलनाडु में है। आ रहा है समझ में? सलेम कहां है? तमिलनाडु में। क्लियर हो रहे हैं? इसके बाद आयरन एंड स्टील कंपनी विशाखापट्टनम में भी है। कहां है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन बताएगा किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। आ गया समझ में? आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए, अब स्थिति हुई कि ये सब कंपनियां हमारे भारत में लगी आयरन एंड स्टील की। समझे कि नहीं? तो भैया इसको पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब अगर इनको पूंजी चाहिए तो पूंजी कौन देगा? बैंक देगा। कौन देगा? बैंक। अब थोड़ा सा हम लोग बैंक के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। किसके बारे में चर्चा कर लेंगे? बैंक के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इन सभी के उद्योग की स्थापना के लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए।
क्या चाहिए? लोन। और लोन कौन देगा? तो लोन के लिए बैंक की स्थापना चाहिए। क्या चाहिए? बैंक की स्थापना। तो लिखेंगे कि इन सभी के लिए पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन। और लोन के लिए बैंक चाहिए। क्या चाहिए? बैंक। बैंक की स्थापना होगी। अब तो सबसे पहले कौन बैंक आया? पंजाब नेशनल बैंक। आप लोग आरबीआई का नाम खैर जानते हैं, रिजर्व बैंक इंडिया नहीं। उससे पहले कौन आया था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होगी। सबसे पहले इसी का होता है जिसका नाम है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पहले इसका नाम क्या है? पीएनबी। तो पीएनबी की स्थापना हम लोगों के यहाँ कब हुई? 1895 में ही हुई है। सोच लीजिए कब हुई है? 1895 में हुई है। इसके बाद आया बैंक ऑफ इंडिया। कौन आया? बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी को लोन देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया। ये कब आया जी? 1905 में आया। कब आया? 1905 में आया। बैंक ऑफ इंडिया आया। इसके बाद आया इंडियन बैंक। कौन आया? इंडियन बैंक। कौन आया? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक कब आया हम लोगों के यहाँ? 1960 में। कब? 1960 में। इसके बाद आया कौन आया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1958 में। एसबीआई आया कब? 1958 ईस्वी में आया। आया समझ में? है कि नहीं? अब देखिए एक चीज और देखिएगा, एक और टॉपिक है जिसका नाम है निरुद्धीकरण। क्या नाम है? निरुद्धीकरण। इसको समझ लीजिए जरा सा, आपके बुक में होगा सब। निरुद्धीकरण क्या है? निरुद्धीकरण तो देखिए निरुद्धीकरण क्या है? जब बड़े बड़े उद्योग खुलने लगे तो कुटीर उद्योग चलेगा। कुटीर उद्योग का मतलब लघु उद्योग, छोटा मोटा उद्योग। तो बड़ा उद्योग के द्वारा उसका प्रभाव जब छोटे उद्योग पर पड़ेगा तो छोटा उद्योग क्या हो जाएगा? नष्ट। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निरुद्धीकरण। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निरुद्धीकरण। तो उद्योग के द्वारा बनाए जाने की तुलना में या सीधे सीधे लिखे ना, आप क्या लिखिएगा कि बड़े उद्योगों द्वारा छोटे उद्योग। कौन उद्योग? छोटे उद्योग। बोले तो कुटीर उद्योग का नष्ट होना क्या कहलाता है? निरुद्धीकरण कहलाता है। अब आ गया समझ में? लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, कुटीर उद्योग बंद नहीं होने चाहिए, है ना। कुटीर उद्योग को बंद नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे परिवारों का, गरीब परिवारों का भोजन यापन कुटीर उद्योग से होता है। तो कुटीर उद्योग के विकास के लिए, कुटीर उद्योग के विकास के लिए, है कि नहीं, सरकार ने समय समय पर बहुत सारे नियम कानून लाए हैं, है ना। कानून बना, क्या बना? कानून बना कि नहीं, इनको नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या हुआ? कानून बना। कानून कौन बनाया? भारत सरकार ने। किस सरकार ने? भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कौन कौन से कानून लाए? तो एक कानून आया 1948 ईस्वी में, फिर आया लगले आपको 1956 ईस्वी में, फिर कानून आया आपको 1977 ईस्वी में, और फिर कानून आया 1980 ईस्वी में। कब आया? 1980 ईस्वी में आया, ताकि ये सभी उद्योग धंधे हम लोगों के बचे। और इस प्रकार से आप सभी बच्चों का क्लास 10 का
अध्याय 5 जिसका नाम था अर्थव्यवस्था, आजीविका और औद्योगिकीकरण का युग, यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्या नाम है उसका? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो अभी आप लोग अब दूसरा विषय पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर से आपको हिस्ट्री आज पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।